जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्त मैं वास्तविक संख्या लेके आया हूँ आप लोगों के बीच। इस वीडियो में मैं वास्तविक संख्या को डिस्कस करूंगा। बेसिकली पूरा चैप्टर तो मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। हाँ, वास्तविक संख्या का छोटा छोटा सा वीडियो मैं बनाते रहूंगा। जब तक ये चैप्टर कंप्लीट होगा तब तक छोटे छोटे से कंसेप्ट को लेके आपके बीच में मैं वीडियो लेके आता रहूंगा, है ना। अच्छा, इस वास्तविक संख्या को बताने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यदि आप लोग क्लास टेंथ के स्टूडेंट हो और 2026-27 सेशन के हो, है ना, तो इस सेशन पे मैं आप लोगों के लिए एक न्यू बैच लेके आ रहा हूं, न्यू फाउंडेशन बैच। देखो, फाउंडेशन बैच बोलने का तात्पर्य यह है दोस्त कि बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट, एक भी कंसेप्ट छोड़ने वाला नहीं। जो क्लास टेंथ में है वो तो है ही, लेकिन यदि ऐसा कोई टॉपिक आ जाए यहाँ पे, मैं मैथ पढ़ाने के साथ साथ यदि मैथ में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसका लेना देना पिछले क्लास से हो, क्लास 8, 9, 7 ये सब से लेना देना हो, तो ऐसे टॉपिक को भी मैं वहां से लेके चलूंगा। कहने का मतलब यह है कि कोई भी कंसेप्ट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अचानक से आपके सामने आया है, बिल्कुल जीरो से उठा के लेके आऊंगा आपके सामने तक, है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि फाउंडेशन बैच, है ना। तो इतना बोलने का मतलब यह है कि सबसे पहले तो आप अपने मन से इस भ्रम को हटा लो कि यदि यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ रहे हो और मैथ की क्लास को ले रहे हो आप, तो इस मन की भ्रम को आप हटा दो कि यहाँ पे आपको मैथ में किसी प्रकार का कोई समस्या आने वाला है। बिल्कुल कोई समस्या नहीं आएगा। यदि आप मेरे से जुड़ते हो, मेरे साथ साथ मेरी वीडियो को देखते हो, हाँ, देखते समय यदि आप कॉपी कलम लेके बैठना, क्योंकि वीडियो को आप देखोगे, मैं जो पढ़ाऊंगा उसको वीडियो को आप देखोगे, कॉपी कलम लेके वीडियो को रोकोगे, नोट्स बनाते हुए चलोगे। और जैसे चैप्टर कंप्लीट हो या टॉपिक कंप्लीट हो, यदि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखते हो तो शायद ही ऐसा कोई टॉपिक होगा, कोई कंसेप्ट होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो, है ना। और यदि ऐसा हो, किसी बात पे, किसी टॉपिक को लेके कोई कंफ्यूजन, तो जरूर आप अपना कमेंट करना। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके लिए बना हुआ है ना। जरूर आप अपना फीडबैक दे सकते हो। और यदि आपने कंसेप्ट क्लियर किया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, आपने सीखा, तो भी आप कमेंट करना, फीडबैक जरूर बताना, है ना। तो चलिए, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, इस बैच के बारे में मैं बता दूं आपको दोस्त, ये 2027 में जो आप बोर्ड एग्जाम दोगे, 2027 में बोर्ड एग्जाम, इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आपको मैथ पढ़ाऊंगा, है ना। सिर्फ मैथ ही नहीं बनाएंगे मेरे भाई, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी मैं एनालिसिस करूंगा यहाँ पे। उस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए आपको बताते चलूंगा कि ये टॉपिक आज के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। तो इसलिए मैंने बताया कि फाउंडेशन बैच, है ना, 2027 के लिए, जो 2027 में बोर्ड एग्जाम दोगे। 26 में जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो तो दे ही रहे हो 18 फरवरी से, है ना। तो चलिए, आप मेरे साथ जुड़ जाइए। और वीडियो में आगे करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वास्तविक संख्या, है ना, इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसके सिलेबस क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना वेटेज रखता है ना। तो यदि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर, वास्तविक संख्या। अब मन में यदि ये विचार आ रहा होगा कि ये वास्तविक संख्या है क्या, तो मेरे भाई ये भी एक प्रकार का संख्या ही है। वास्तविक संख्या भी एक प्रकार का संख्या है। संख्या बोलने का मतलब ये वही संख्या है जिसके बिना जिंदगी अधूरा है। हमारी भाषा जो है ना मेरे भाई, बिना संख्या का हमारा भाषा पूरा हो ही नहीं सकता है। यदि हम 4 सेंटेंस बोल रहे हैं, 4, देखो 4 बोले ना, ये 4 भी एक संख्या है। कहने का मतलब हम जो भी भाषा बोल रहे हैं ना, उसमें अधिकतर संख्या का प्रयोग करते हैं। तो हमारा भाषा संख्या के बिना अधूरा है। तो हमारी भाषा का एक अभिन्न अंग है संख्या, है ना। और वास्तविक संख्या भी एक संख्या ही है। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम इसके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं कि ये वास्तविक संख्या कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसके लिए हम देख लेते हैं। देखो, क्लास 10th में जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, है ना। एग्जाम में यदि आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन फॉर्मेट को आप देखोगे तो 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी 2 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन बोलने का मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न,
और शॉर्ट क्वेश्चन बोलने का मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। शायद ये इतना आप लोग जानते होंगे, है ना। चलिए इस चैप्टर की वेटेज को हम देखते हैं। इस चैप्टर की वेटेज को देखोगे मेरे भाई, तो क्वेश्चन यदि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो या बनाते हो, आदत है तो अच्छी बात है, नहीं आदत है तो ये आदत बना लीजिए कि कोई भी चैप्टर पढ़े तो उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से वास्तविक संख्या बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सब्जेक्टिव में दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन तो कभी भी आज तक नहीं पूछा गया इस चैप्टर से। हाँ, लघु उत्तरीय क्वेश्चन जरूर पूछा गया है ना, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव के लिए यदि आप देखोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआती दौर में जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आता था तो शुरुआती दौर में आप देखोगे, आई थिंक 2012-13 के आसपास की बात कर रहे हैं, 2012 से लेकर के 2016-17 तक आप देखोगे तो इस समय इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता था ना, ये 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता था। इस चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछा जाता था, है ना। ये शुरुआती दौर में तो 3-4 क्वेश्चन ही पूछा जाता था, शुरुआती दौर में 3-4 क्वेश्चन ही पूछा जाता था। बाद में जो है 5 से 6 क्वेश्चन करने लगा। ये 5 से 6 क्वेश्चन तक 2018-19-20 तक चला। अब रिसेंटली अभी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आई थिंक 2023, 24, 25 या इस बार जो 26 होने वाला है, 26 का क्वेश्चन अभी मैंने देखा नहीं, एग्जाम भी नहीं हुआ है ना। लेकिन 25 तक जो क्वेश्चन पूछा गया, ये 3-4 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है ना, 2023, 24, 25, इसमें आप देखोगे ना तो ये 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही हम कह रहे हैं मेरे भाई कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पर्पज से आप देखोगे तो ये चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। देखो किस तरह से पढ़ा, कहाँ 3-4 क्वेश्चन पूछा जाता था, 5-6 क्वेश्चन, अभी 10 से 12 क्वेश्चन पूछने लगा है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव के लिए बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। शुरुआती दौर में सब्जेक्टिव को आप देखोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता था या 4 क्वेश्चन भी पूछ लेता था। लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाने लगा। अभी के समय में आप देखोगे 23, 24 के 25 के समय में देखोगे तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाने लगा, है ना। कहने का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की इतना वेटेज नहीं है यहाँ पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन घट गया है। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखो, कहाँ 3-4 क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद 5-6 क्वेश्चन, अभी 10 से 12 क्वेश्चन पूछने लगा। 26 में देखना कितना क्वेश्चन पूछ रहा है, अभी तो एग्जाम भी नहीं हुआ है ना। तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोई अकेला इकलौता चैप्टर यदि आपको 10 नंबर दिला दे, 12 नंबर दिला दे तो बहुत मायने रखता है, और सब्जेक्टिव को जोड़ दो तो यहाँ से भी 5-6 नंबर मिल जाएगा आपको, है ना। तो अकेला एक चैप्टर है जो 15 से 20 नंबर मार्क्स दिलाने की क्षमता रखता है ये चैप्टर, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें पढ़ना क्या है, सिलेबस इसका देखोगे तो सिलेबस कुछ भी नहीं है ना। नाम से ही क्लियर है, वास्तविक संख्या। बस वास्तविक संख्या के बारे में आपको संख्या के बारे में जानना है। वास्तविक संख्या बोलने का मतलब आप सीधा सीधा ये समझ लो कि बचपन से अभी तक आपने जो कुछ भी नंबर को देखा है, क्लास 10th के स्टूडेंट हो आप, है ना, तो बस इतनी सी बात को जान लो कि बचपन से अभी तक में आपने जो भी संख्या को देखा है, जो भी नंबर को देखा है, प्लस में, माइनस में, दशमलव में, बट्टा में, जिस किसी भी प्रकार का नंबर आप देखे हो, सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या है। सब के सब वास्तविक संख्या है ना। हाँ, इस वास्तविक संख्या के अलावा भी संख्या है, वो आपको अभी क्लास 10th की सिलेबस में आपकी नहीं है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अभी आप क्लास 10th में हो और अभी तक में आपने बचपन से अभी तक में जो भी नंबर के बारे में आपने सुना है, देखा है, जाना है, पढ़ा है, सब के सब वास्तविक संख्या है। तो चलिए एक बार हम इसके सिलेबस को देख लेते हैं, क्या है सिलेबस, है ना। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले मेरे भाई इस चैप्टर की जो हम शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ेंगे, संख्या के बारे में पढ़ेंगे, नंबर के बारे में, है ना। बेसिकली संख्या के बारे में, नंबर के बारे में बोलने का मतलब ये वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, है ना। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, हम परिचय करेंगे, है ना। अच्छा, डिटेल में देखने का, डिटेल में यदि इसको हम पढ़ लिए, वही हमारा चैप्टर है तो डिटेल में तो पढ़ना ही है, लेकिन एक ओवरव्यू आपको हम बताएंगे कि संख्या कितने प्रकार का होता है, क्या क्या संख्या होती है ना। जैसे आप डिटेल में मैं बताऊंगा आपको, तो संख्या के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सम संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, विषम संख्या होता है। फिर आपने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा होगा, भाज्य संख्या के बारे में पढ़ा होगा, या पढ़ोगे, पहले से भी पढ़ा होगा, या नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे पढ़ोगे, है ना, मैं बताऊंगा। सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या होता है। इसी प्रकार से आप देखोगे
परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। फिर आप देखोगे भिन्न के बारे में, भिन्न क्या होती है, दशमलव क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्रकृत संख्या क्या होता है ना। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो नंबर देख रहे हो ना, ये सब नंबर को यदि आप एक साथ मिला दोगे ना, तो यही वास्तविक संख्या कहलाता है। ये जो अलग अलग प्रकार के नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, इस सारे नंबर को यदि आप यहाँ पे मिला दोगे तो सबके सब क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो इसी संख्या के बारे में एक छोटा सा शॉर्ट इंट्रो देखेंगे हम यहाँ पे, जिसको हम बोले संख्या, है ना। तो ये जान लेते हैं पहले संख्या क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेंगे संख्या क्या है ना। अब इसी संख्या में जो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, इस चैप्टर में विशेष करके हम लोगों को फोकस डालना है अपरिमेय संख्या पे। इस चैप्टर में एक अलग से सेक्शन बनाया गया है इसी चैप्टर में, जिसमें अपरिमेय संख्या के बारे में क्वेश्चन को डिटेल में पूछा गया है। अपरिमेय संख्या क्या है ये समझना है, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी समझना है ना। तो इसी के बाद हम लोग डिटेल में एक छोटा सा डिटेल में देखेंगे अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या, इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे सिद्ध करने के लिए। अपरिमेय संख्या से बेसिकली हम लोग समझेंगे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन, सिद्ध करना। यहाँ पे देखेंगे कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है ना। और ये चीज समझने के बाद मेरे भाई एक मौसा और लौसा के बारे में समझेंगे, जिसको हम लोग इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलते हैं। मौसा लौसा जो हम लोग बचपन से कैलकुलेट करते आए हैं, मौसा हम लोग बनाते हैं, आप लोगों ने भी बनाया होगा, भाग विधि से बनाते हैं। उसी भाग विधि से जो मौसा बनाते हैं ना, उसको यूक्लिड विभाजन मेथड बताया जाता है ना, विधि। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम है ना। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे कि मौसा के बारे में समझेंगे कि मौसा को कैसे ज्ञात किया जाता है, या मौसा निकालने की क्या प्रोसेस है, स्टेप क्या है ना। एल्गोरिथम का अर्थ क्या होता है कि किसी समस्याओं को जो सोल्व करते हैं तो एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं। सपोज करो आप स्टूडेंट हो, अपने से खाना बनाते हो। अभी इस एज में ज्यादातर स्टूडेंट तो मम्मी के हाथों का ही खाना खाते होगे आप लोग, है ना। लेकिन कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट है जो घर से बाहर रह करके पढ़ाई कर रहा होगा, अपने से खाना बना रहा होगा। तो यदि आप अपने से खाना बनाते हो तो उसकी एक प्रक्रिया होगी, मार्केट से सब्जी लाना, बर्तन को साफ करना, सब्जी को काटना, है ना, फिर कढ़ाई में डालना, भूजना, ये मतलब एक प्रक्रिया से आप बनाते हो। ऐसा नहीं है जो सब्जी लिया एक बार सब्जी तैयार हो गया, है ना। तो जिस किसी भी प्रक्रिया को फॉलो करते हो ना, वो प्रक्रिया को जो फॉलो करने की तरीका होती है ना, उसी को हम एल्गोरिथम बोलते हैं। तो मौसा निकालने की जो विधि होती है ना, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम मौसा कैलकुलेट करते हैं। और मौसा कैसे कैलकुलेट करना है, मौसा से कुछ आधारित प्रश्नों को भी हम यहाँ पे देखेंगे, है ना। कहने का मतलब यह है कि अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लौसा मौसा पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे, मौसा और लौसा, है ना, आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ऐसे कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगली प्रोसेस, अगला टॉपिक जो हम लोग देखेंगे वो अभाज्य गुणनखंड विधि को सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि से बेसिकली हम लोग मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे। और ये सीखने के बाद एक लास्ट टॉपिक को फिर से डिस्कस कर लेंगे, जो संख्या में ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए रहेंगे दशमलव के बारे में, उसी को एक बार फिर से डिटेल में हम पढ़ेंगे कि दशमलव कितने प्रकार का होता है ना। शांत दशमलव क्या होता है, अशांत दशमलव क्या होता है, आवर्ती दशमलव क्या होता है, अनावर्ती दशमलव क्या होता है, क्या दशमलव संख्या की पहचान से हम अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। तो ऐसे कुछ छोटा सा ये देख लेंगे। और साथ ही साथ हम यहाँ पे कुछ ये भी जानेंगे कि दशमलव संख्या शांत है या अशांत है ना, बिना कैलकुलेशन किए हम कैसे उसको पहचान ले। तो एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे हम बनाएंगे, दशमलव, एक ये सेक्शन भी हमें पढ़ना है ना। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई वास्तविक संख्या में इतने से जानना है ना। और इतने से टॉपिक को यदि हम समझ लेते हैं तो ये टॉपिक हमारा क्लियर। और यदि ये टॉपिक क्लियर होता है तो हम आने वाले जो 2027 का बोर्ड एग्जाम आप दोगे,
वहां का चैंपियंस रहोगे और इस चैप्टर से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप अभी तक का जो आंकड़ा है 2025 तक में जो एग्जाम हुआ है और उसमें जो क्वेश्चन का सिलसिला है, इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूं आपको 2027 में लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आप बना लोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यदि 2 या 3 क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आ जाए तो 5-7 नंबर यहाँ से भी ले जोड़ लो आप, तो लगभग ये 15 से 20 नंबर का ये चैप्टर आपका वेटेज रखता है ना। तो ये एक छोटा सा वीडियो का इंट्रोडक्शन था मेरे भाई कि इस चैप्टर में मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको, और साथ ही साथ मैंने आपको अपने न्यू बैच के बारे में बताया कि ये न्यू बैच कहने का मतलब वास्तविक संख्या क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट गणित का यहीं से शुरुआत करेंगे और क्लास 10th की मैथ की जो लास्ट चैप्टर है प्रायिकता वहां तक लेके चलेंगे। और इस बीच में जो हमारा समय बीतेगा वो लगभग 1 साल का समय बीतेगा। 1 साल तक हम आपके साथ रहने वाले हैं और आपसे भी रिक्वेस्ट है, यदि आप मैथ को सीखना चाहते हो, मैथ को पढ़ना चाहते हो, है ना, तो भूल भुलैया में मत पढ़िए, भूल भुलैया को छोड़िए, मेरे साथ जुड़िए और पेन कॉपी लेकर के नोट्स बनाते चलिए। यदि आप मेरे साथ जुड़ते हो, पेन कॉपी लेकर के मेरे वीडियो को देखते हो, नोट्स बनाते हुए चलते हो, तो वीडियो के लास्ट में यदि आपको फीलिंग्स ना आए कि मैं क्लासरूम में बैठ करके सर के सामने से पढ़ाई कर रहा हूँ, वीडियो वाली फीलिंग्स नहीं आएगी आपके पास, है ना। आप वीडियो वाली फीलिंग्स को अनुभव नहीं करोगे, बिल्कुल आप ऐसे रियलाइज करोगे कि क्लासरूम में बैठ के सर के साथ हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मैं इसी चैप्टर को पढ़ाते हुए आपके सामने प्रेजेंट होऊंगा।